हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्कूल अड्डा पे। आज के क्लास में हम बच्चों क्या करेंगे, तो इतिहास का थर्ड लेक्चर है। इसमें हम अभी यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं। आखिर यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे हुआ, यूरोप में एकीकरण कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, तो वही आज थर्ड लेक्चर। अगर आप वो दोनों लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए, क्योंकि उसमें हम जो जुलाई अभी 1830 की जो क्रांति बताए थे उसके बारे में पूरा डिटेल्स बताए थे पिछले वीडियो में। अब उसी से लिंक करके हम बताए हैं आपको, इतिहास जब भी पढ़िए तो लिंक करके पढ़िए। ठीक है, उसका लिंक होता है एक रस्सी की तरह, एक बोल सकते हैं उसको, लिंक बना बना के उसको पढ़ा जाता है। इसलिए लिंक बना के आप लोग, क्योंकि जब 1830 का जब तक आप क्रांति नहीं देखिएगा तो आज के लेक्चर में कुछ आपको समझने में दिक्कत होगी। तो सबसे पहले वो जाकर आप देख लीजिए क्या है उसमें, क्या बताए हैं, कैसे 1830 की क्रांति हुई थी, जुलाई की क्रांति। उसके बाद आपको ये वीडियो देखिएगा तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, आप लोग ये चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, उसको सब्सक्राइब करवाइए, अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिए, ताकि बच्चों को पता चल सके जो यहाँ पे ऑनलाइन स्कूल अड्डा एक बड़ा प्लेटफॉर्म लेके आया हम लोग के सामने में। ठीक है, ये मेरे प्लेटफॉर्म का उद्देश्य सबको मालूम ही है। ठीक है, एकमात्र उद्देश्य है बच्चों को मानव संसाधन बना देना, डायरेक्ट जो अपने देश के काम आ सके, माता पिता के काम आ सके, अपने गाँव, अपने टीचर सभी के काम आ सके, ये काम हमको करना है। ठीक है, एकमात्र उद्देश्य है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आगे चर्चा करते हैं। तो हम 1830 की जुलाई की क्रांति पिछले वीडियो में चर्चा कर दिए थे। आज इसके प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। आखिर 1830 की क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा, ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए 1830 की क्रांति का प्रभाव क्या हुआ। इस प्रकार जुलाई की क्रांति इस बात की सूचक थी कि देश में कट्टर राज सत्तावादियों का प्रभाव कम हो रहा था। मतलब जब जुलाई 1830 की क्रांति हुई ना, जो कट्टर राज सत्ता थे, जो चाहते थे जो राजा का शासन ही हो, जो राजा की सत्ता चाहते थे, कट्टर थे एकदम, राजा की सत्ता ही चाहते थे, उसका वो क्या हो रहे थे, कम हो रहे थे। वो क्या हो रहे थे, कम हो रहे थे। वास्तव में यह क्रांति मध्य मार्ग और लोक संप्रभुता के सिद्धांतों की देन थी। ठीक है, वास्तव में यह मध्यम वर्ग थे, जो मध्यम वर्गीय था, जो मध्यम वर्ग थे, उसके लिए था यह क्रांति, उसके सिद्धांतों की देन थे। लोक संप्रभुता के सिद्धांतों की क्या थी, देन थी। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया। मतलब जो फ्रांसीसी क्रांति जो किया गया था उसको पुनर्जीवित करने का काम कौन किया, 1830 की क्रांति। 1830 की क्रांति उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। ठीक है, उसको पुनः जगाने का प्रयास किया, उसको पुनः जगाया, उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। कौन, 1830 की क्रांति। किस क्रांति को, जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उस क्रांति को। ठीक है, पुनर्जीवित। वियना कांग्रेस के उद्देश्य को निर्मूल सिद्ध कर दिया, मतलब उसको बेकार सिद्ध कर दिया। जो वियना कांग्रेस का जो सिद्धांत था, क्या था सिद्धांत, जो फ्रांस में उसी व्यवस्था को लाना जो नेपोलियन ने अस्त व्यस्त कर दिया था, उसी व्यवस्था को लाना, तो वो कुछ कमजोर कर दिया, खत्म करने का प्रयास किया। इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा। ऐसा नहीं है कि इसका प्रभाव सिर्फ उतने देर में फ्रांस में रह गया, इसका प्रभाव पूरे यूरोप पर पड़ा। ठीक है, पूरा यूरोप, आप लोग समझते हैं पूरे यूरोप के बारे में, तो पूरे यूरोप पर इसका क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा। ठीक है, इस पड़ा। और राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना का प्रस्फुटक जिस प्रकार हुआ, मतलब जिस प्रकार यह फूटा, राष्ट्रवाद बताए थे ना, ज्वालामुखी धीरे धीरे धड़क रहा था, एकाएक फटा। किस रूप में, 1830 की क्रांति की, जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसके बाद भी देश में कोई अस्थाई सरकार या अस्थाई सत्ता स्थापित नहीं हो पाई थी। और क्या था, जो अराजकता की स्थिति आ गई थी, आतंक का राज्य हो गया था फ्रांस में, उस सबको क्या किया गया, खत्म किया गया। राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना का प्रस्फुटन जिस प्रकार हुआ, उसने सभी यूरोपीय राष्ट्रों को राजनीतिक एकीकरण, उससे सभी यूरोपीय जितने भी राष्ट्र थे वो राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधार और राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग, रास्ता बना दिया। ठीक है, मतलब जितने भी यूरोपीय राष्ट्र थे वो सभी, जैसे इटली हो गया, यूनान हो गया, पोलैंड हो गया, हंगरी हो गया, जो भी राष्ट्र था सभी के लिए क्या किया, राष्ट्रवाद, संवैधानिक सुधार, ये सब का मार्ग तैयार कर दिया, रास्ता तैयार कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसका प्रभाव
प्रभाव हुआ। किसका? 1830 की क्रांति, 1830 का जुलाई की क्रांति हुई, इसका ये प्रभाव हुआ। पहला क्या हुआ? जो कट्टर राज सत्ता थे उसकी कमी हुई, कट्टर राज सत्ता थे उसकी कम हुई। उसके बाद मध्यम वर्ग और लोक संप्रभुता के सिद्धांत को महत्वपूर्ण दिया गया। उसके बाद क्या किया गया? जो फ्रांसीसी क्रांति को जो सिद्धांत था उसको पुनर्जीवित किया गया, तीसरा पॉइंट। उसके बाद राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना क्या हुआ? जगह। उसके बाद यूरोपीय राष्ट्रों में राजनीतिक एकीकरण आया, संवैधानिक सुधार आया, ये सब भावना आई। तो ये इसका क्या था? प्रभाव था। अगर आपसे पूछ देगा जो 1830 की क्रांति के बारे में विवेचना कीजिए और उसके प्रभाव को भी स्पष्ट कीजिए, तो आपको 1830 तो बता ही चुके हैं, और ये भी आप जान लीजिएगा, पूरा कहानी की तरह लिख दीजिएगा तो मजा आ जाएगा, पढ़ने वाले का भी मजा आ जाएगा। और हम बताएंगे तरीका जो एग्जाम में कैसे लिखा जाता है कि आपको पूरा में पूरा नंबर मिले, एकदम टॉपर की तरह नंबर मिले। ठीक है, ये हम चर्चा करेंगे आपको। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे चर्चा करते हैं। अब क्या हुआ? अब यहाँ पे देखिए, इटली तथा जर्मनी के एकीकरण, यूनान, पोलैंड, हंगरी में तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता के प्रभाव के कारण आंदोलन उठ गए। हम बताए, पहले ही चर्चा कर दिए। इसके कारण क्या हुआ? इटली में, जर्मनी में, हंगरी, पोलैंड, यूनान में क्या हुआ? जो एकीकरण का मार्ग तो प्रशस्त हो ही गया, तो क्या हुआ? आवाज उठने लगा। ठीक है, आगे चलकर फ्रांस में भी लुई फिलिप के खिलाफ आवाज उठने लगी। ठीक है, चार्ल्स एक्स के बाद शासक जो बनता है फ्रांस का, वो लुई फिलिप बनता है। तो आगे चलकर इसके खिलाफ भी आवाज उठने लगी, जिससे फ्रांस की एक और क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। एक और फ्रांस में एक क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार होती है, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 1848 की क्रांति। ये भी क्रांति हम लोग पढ़ेंगे 1848 की, मजे से पढ़ेंगे। कैसे, ये देखते हैं। 1830 की क्रांति जब समाप्त हो जाता है, तो उस समय 1830 की क्रांति के समय वहां पे राजा कौन थे? तो चार्ल्स एक्स साहब राजा थे। उसके बाद वहां पे राजा कौन बनते? तो लुई फिलिप साहब राजा बनते। ठीक है, लुई फिलिप साहब थे। वो चार्ल्स एक्स जो था ना, वो प्रतिक्रियावादी था। प्रतिक्रियावादी मतलब क्या होता है? किसी कार्य के विरोध में काम करना, कोई भी अच्छा काम है ना, उसके विरोध में काम करना, उसको बोलते हैं प्रतिक्रियावादी बोला जाता है। ठीक है, कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं, वो कोई विरोध में उसका विचार दे रहा है, इसका मतलब वो क्या है? प्रतिक्रियावादी है। क्या है वो? प्रतिक्रियावादी है। निरंकुश मतलब क्या होता है? उस पर किसी का अंकुश नहीं हो। कहने का मतलब वो अपना मनमानी करता हो। जो निरंकुश शासक होता है, जैसे अभी बोल देंगे निरंकुश, अगर बोल देंगे जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री साहब निरंकुश है, अगर इस प्रकार बोल देते हैं तो क्या होगा? जो वो अपना मनमानी करते हैं, वो किसी का बात नहीं सुनते, ये सब आ जाता है। तो वही बोलते हैं उस समय का राजा, उस समय जो चार्ल्स था, वो निरंकुश था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग चर्चा कर सकते हैं। अब देखते हैं, इस प्रकार जुलाई की क्रांति इस बात की सूचक की देश में कट्टर लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था। क्या था? एक उदारवादी शासक। ये तो उदारवादी शासक, परंतु अधिक महत्वाकांक्षी भी था। महत्वाकांक्षी मतलब अपने बारे में, सिर्फ अपने बारे में सोचता, हम सब हमरे हो जाए। महत्वाकांक्षी मतलब सब हमरा ही हो जाए और किसी का कुछ नहीं हो, उसको बोलते हैं महत्वाकांक्षी। तो उदारवादी शासक तो था ही, अपने देश के बारे में, अपने देश के भलाई के बारे में तो सोचता था ही, लेकिन सोचता था सब हमरे हो जाए। ठीक है, इस मतलब महत्वाकांक्षी भी था। कौन? लुई फिलिप। क्या था? लुई फिलिप जो थे वो उदारवादी शासक थे, पहला नाम महत्वाकांक्षी भी थे। उसने अपने विरोधियों को खुश करने, अब देखिए, जो इनका विरोधी था उसको खुश करने के लिए एक नीति लाते हैं, जिसको बोलते हैं स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति। ये मध्य वर्ग जो मध्य वर्ग थी, उसको खुश करने के लिए एक नीति लाते हैं, जिसको बोलते हैं स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति कहा जाता है। ठीक है, ये और लुई फिलिप तो बड़ा चालाक आदमी निकले। ठीक है, कौन नियम लगा दिए? सो एक नीति लाते हैं स्वर्णिम मध्य वर्ग। ये किसके लिए था? मध्य वर्ग के लिए। चालाक आदमी का यही काम होता है, कहने का जो राजा होता है उसको चालाक भी होना चाहिए थोड़ा, क्योंकि जनता को कैसे मना ले। ठीक है, कि कोई एक छोटा सा नीति लाए और उसको क्या किए? मना लिए। तो ये अपने विरोधियों को खुश करने के लुई फिलिप साहब क्या किए? जो एक नीति लाते हैं जिसका नाम स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति, ठीक है, का अवलंबन करते हुए सन 1840 में गीजो ये हमेशा गीजते ही रहता था। ठीक है, तो गीजो ये क्या कि गीजो को प्रधानमंत्री बना दिए बेचारे।
किसको बना दिए, गीजो। ये बहुत खतरनाक आदमी, ये तो इनको लुई फिलिप को लेकर डूब गया। ठीक है, ऐसा होता है ना कभी कभी, ऐसे व्यक्तियों को हम लोग को क्या करना चाहिए, जो कुछ बनाना चाहिए। जैसे आप लोग कभी बड़े बड़े अधिकारी बनेंगे तो नीचे वाले जो होंगे उसको इस हिसाब से आप लोग बिहेव कीजिएगा, इस हिसाब से आप उसको संभालिएगा कि बहुत अच्छे ढंग का हो। ऐसा नहीं किसी को नियुक्त कर देंगे नीचे। तो ये प्रधानमंत्री गीजो को, ये गीजो ही इसको लेके डूब गए। ये गीजो साहब जी ही थे ना, तो लुई फिलिप को डूब गए लेके। तो गीजो प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। ये कट्टर प्रतिक्रियावादी था, बताइए, ये कट्टर प्रतिक्रियावादी था। मतलब ये जो अच्छा काम के लिए खुश रहबे नहीं करता था और हमेशा अच्छा काम का विरोध करता था और उसके विरोध में कोई कार्य करता था। कट्टर एकदम प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी तरह से सुधार नहीं चाहता। कहता हम सुधार चाहबे नहीं करते हैं, ठीक है, हमको कोई सुधार चाहिए ही नहीं, ऐसा व्यक्ति था। तो ऐसा व्यक्ति को रख कर कौन फायदा। ऐसा व्यक्ति को रख सकते हैं, ऐसा व्यक्ति रख ही नहीं सकते हैं। अगर आपको बोल देंगे, अगर जैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपको बोल देंगे जो हम बिहार में कोई सुधारे नहीं चाहते हैं, तो आप रखिएगा। अगला रखिएगा, ठीक है, तो अगला आप खत्म हो जाइएगा, 2025 का जो चुनाव आएगा उसमें आप चल जाइएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से। तो वही, अगर वह किसी भी तरह से न वैधानिक सुधार चाहता था, न ही सामाजिक सुधार चाहता था, न ही आर्थिक, किसी भी प्रकार से सुधार नहीं चाहता था। कौन, ये गीजो। इस विरोध हुई। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को साथ रखना पसंद किया। अब देखिए, ये लुई फिलिप था ना, वो ये जो नीचे वाले वर्ग थे उसको रखना पसंद नहीं किया अपने साथ में। पूंजीपति जो पैसा वाला वर्ग था ना, उसको रखना पसंद किया, जिसके शासन के कार्यों में अभिरुचि नहीं थी और वह अल्प मत में भी था वो, और शासन में उतना अभिरुचि नहीं थी, उतना लुई फिलिप को शासन में अभिरुचि नहीं थी। अब क्या हुआ आगे देखते हैं। देखिए तो क्या क्या हुआ यहाँ पे। तो बोल सकते हैं लुई 1848 की क्रांति, उस समय शासक तो कौन थे, लुई फिलिप साहब एक उदारवादी शासक थे और महत्वाकांक्षी शासक थे। उसने मध्य वर्ग या जनता को खुश करने के लिए एक नीति लाते हैं जिसका नाम क्या रहता है, स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति। उसके बाद इस नीति के द्वारा जनता को खुश करते हैं। जनता, उसके बाद प्रधानमंत्री किसको बनाते हैं, गीजो को। ठीक है, गीजो था वो कट्टर प्रतिक्रियावादी था, वो किसी भी प्रकार का सुधार ही नहीं चाहता था, ना किसी प्रकार का सुधार नहीं चाहता था। लुई फिलिप वो अपने जो नीचे वर्ग थे उसके साथ रहना पसंद नहीं करते थे, पूंजीपति वर्ग के साथ रहना पसंद करते थे, और बेचारा अल्पमत में ही था। ठीक है, बेचारा क्या था, अल्पमत में भी था। अब क्या हुआ, उसके पास किसी भी तरह का सुधारात्मक कार्यक्रम था ही नहीं। ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए, हम एक प्लान होना चाहिए जो हम ऐसे सुधार कर सकते हैं। लेकिन लुई फिलिप के पास कोई सुधारात्मक कार्य था ही नहीं, और न ही उसे विदेश नीति में ही किसी तरह की सफलता हासिल, न ही कोई दूसरे देश से ही कोई सहायता इसको मिलती थी, न ही कोई सफलता हासिल हो रही थी, न किसी दूसरे देश के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था जो वो सहायता कर दे। ठीक है, अगर अपने हम नहीं कर रहे तो दूसरों देश को बुलाकर कुछ सहायता करें, ओहो नहीं इसका हो रहा था, कुछ नहीं चल रहा था। उसके शासन काल में देश में भूखमरी आ गई, होबे करेगा, न कोई सुधारात्मक कार्यक्रम था और न कुछ था, तो भूखमरी तो होना ही है। अगर हमारे देश में न कोई भी कार्यक्रम नहीं चले, सुधारात्मक कार्य नहीं चलेगा, तो बेरोजगारी पैदा होगा, भूखमरी पैदा होगा, सब चीज होगा ही। तो ये बेरोजगारी, भूखमरी व्याप्त होने लगी, जिसकी वजह से गीजो की आलोचना होने लगी, जिसकी वजह से गीजो जो था प्रधानमंत्री, उसकी तो आलोचना होना तय है, आलोचना तो होबे करेगा। ठीक है, उसका बुराई तो होबे करेगा। ठीक है, सुधारवादियों ने जो सुधार चाहते थे उसको सुधारवादी बोलते हैं। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, थियर्स के नेतृत्व में एक भोज का आयोजन किया। देखिए उस समय क्या किए, एक भोज बुलाए, जो कैसे हम सुधारवादी उसको कैसे एक जगह बैठाए। तो आदमी भोजे में आता है, एक जगह मीटिंग होता है, बैठता है, पार्टी होता है, ये है वह बहुत तरह की बात होती है। तो भोज में बुलाए, अब मीटिंग हुआ, विशाल भोज का आयोजन किया, जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया। ठीक है, लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया। कौन, सुधारवादियों ने किए। 24 फरवरी को बेचारा गद्दी छोड़ दिया। कौन, लुई फिलिप गद्दी छोड़कर भाग गया। ठीक है, गद्दी छोड़कर और कहाँ चला गया, इंग्लैंड। कहाँ चला जाता है, इंग्लैंड। फ्रांस से चला गया, इंग्लैंड चला गया। ठीक है, कहाँ चला गया, इंग्लैंड चला गया। ठीक, लुई फिलिप
अब क्या हुआ, तत्पश्चात नेशनल असेंबली, नेशनल जो फ्रांस की संसद रहती है, वो गणतंत्र की घोषणा करते हुए गणतंत्र की घोषणा कर दिया, जो हमारा देश अब क्या हो गया, गणतंत्र। गणतंत्र मतलब और चुनाव के माध्यम से कोई भी यहाँ शासक बनेगा, ठीक है, जो शासन चलाएगा उसका चुनाव होगा। और चुनाव हुआ 21 वर्ष से सभी ऊपर के वयस्क पुरुषों को यहाँ देखिए 21 वर्ष से जितना ऊपर, महिलाओं को नहीं, पुरुषों को 21 वर्ष से ऊपर जितने भी पुरुष थे उसको मताधिकार, वोट देने का अधिकार दिया गया, और काम के अधिकार की गारंटी, और ये भी कहा गया जो आपको काम के अधिकार की गारंटी दी जाएगी। गणतंत्रवादियों का नेता लामार्टिन था, कौन था, लामार्टिन, एवं सुधारवादियों का नेता लुई बला था। जो सुधारवादी थे उसके नेता कौन बने, तो लुई बला उसके नेता बने, और गणतंत्रवादियों के नेता कौन बने, तो लामार्टिन, कौन बने, लामार्टिन। दो नेता उभर के सामने आए। तो यहाँ पे देखिए 1848 शुरू से समझिए, 1848 की क्रांति में लुई फिलिप शासक था, एक क्या था, उदारवादी शासक था और महत्वाकांक्षी था। उसने मध्य वर्ग को खुश करने के लिए एक नीति लाते हैं जिसको नाम है स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति। उसके बाद उसने प्रधानमंत्री किसको नियुक्त की, गीजो को, एकदम कट्टर प्रतिक्रियावादी, कोई भी तरह का सुधार नहीं चाहता था, ठीक है, बुड़बक कहते हैं, कोई तो सुधार ही नहीं चाहता था किसी प्रकार का, और जब सुधार नहीं चाहेगा तो उसका आलोचना होना तय है, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जो ये जितने सुधारवादी थे वो क्या किए, एक भोज का आयोजन किए, भोज के आयोजन करके एक मीटिंग करवाए कि लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने का क्या किए, जो मजबूर किए, गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर किए, और बेचारा 24 को गद्दी छोड़ भी दिया, और गीजो को तो बेचारा हट ही गया। उसके बाद जो गणतंत्रवादी रहता है इसके नेता कौन बनते हैं, लामार्टिन, और सुधारवादी के नेता कौन बनते हैं, लुई बला, कौन बनते हैं, लुई बला। लेकिन बाद में चल के दोनों नेता है, बाद में चल के नेता में मतभेद तो होना ही, शीघ्र ही दोनों में क्या हो गया, झगड़ा हो गया, मतभेद आरंभ हो गया, और फ्रांस हो गया, और लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बन गया। ठीक कहता है ना, जब दो झगड़ा करता है तो उसका फायदा किसको, तीसरा उठा लेता है, वही हुआ। लुई नेपोलियन क्या बन गया, फ्रांस का सम्राट। शीघ्र ही लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बन गया। इस क्रांति ने न सिर्फ फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का अंत किया बल्कि इटली, इस क्रांति ने 1848 की क्रांति, आपको पता भी होगा मेटरनिक युग का अंत भी कब हो जाता है, 1848। मेटरनिक 1815 से लेके 1848 तक अपना सत्ता संभालता है, लेकिन 1848 से मेटरनिक युग का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। इस 1848 ने क्या कर दिया, जो पुरातन व्यवस्था का तो अंत कर ही दिया, बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड तथा इंग्लैंड में भी इस क्रांति क्या हुआ, प्रभावित हुआ। ये सब देश भी क्या हुआ, इस क्रांति से प्रभावित हुआ। 1848 समझ में आया, पूरा कहानी की तरह लिख देंगे 1848 की क्रांति कैसे कैसे हुआ। तो ये इतने अच्छे से हम लोग 1848 की क्रांति को पढ़ लिए। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। क्या हुआ 1848 की क्रांति में, क्या हुआ, लुई फिलिप क्या था, यहाँ का शासक था, उदारवादी शासक था और महत्वाकांक्षी शासक था, ठीक है। इसने मध्य वर्ग को खुश करने के लिए एक नीति लाते, स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति लाते, ठीक है। 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। गीजो किसी भी तरह कट्टर प्रतिक्रियावादी था, किसी भी तरह का सुधार नहीं चाहता था, ठीक है। इसलिए लुई फिलिप को किसके साथ, पूंजीपति वर्ग के साथ रहना पसंद है, और यह अल्पमत में भी था। यह क्या था, अल्पमत में था, और किसी प्रकार के काम करने की रुचि इसको नहीं थी राज्य में, ठीक है। उसके बाद क्या बताए, उसके बाद चर्चा किए, उसके पास किसी भी तरह का सुधारात्मक कार्य था ही नहीं, और न ही कोई विकासात्मक कार्य था, न ही विदेश नीति था, ऐसा था जो विदेशों वाला कोई मदद करे इसको अच्छे से। उसके काल में शासन में भूखमरी होने लगी, बेरोजगारी होने लगी, जिसकी क्या होने लगी, जिससे गीजो की बहुत आलोचना होने लगी। 1848 में पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक भोज का आयोजन किया गया, विशाल भोज का आयोजन किया गया, और लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने में मजबूर किया गया। 24 फरवरी को बेचारा गद्दी छोड़ के कहाँ भाग गया, इंग्लैंड भाग गया।
उसके बाद इंग्लैंड जैसे ही भागता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या हुआ, जो नेशनल असेंबली संसद, वहां की संसद ने क्या किया, घोषणा करते हुए 21 वर्ष से जितने भी कम पुरुष थे, 21 वर्ष से ज्यादा, 21 वर्ष से ज्यादा जो जिसका उम्र था उसको वोट देने का अधिकार दिया गया, काम की भी गारंटी दी गई, और गणतंत्रवादियों का नेता बना लामार्टिन, और कौन बना, ये सुधारवादियों का नेता बना लुई बना। लेकिन दोनों झगड़ा हो गया, इसका फायदा उठाया लुई नेपोलियन, फ्रांस का क्या बन गया, राजा। इस प्रकार क्या हुआ, फ्रांस में पुरातन व्यवस्था का अंत हो गया, और यूरोप के सभी देशों पर भी इसका क्या हुआ, प्रभाव पड़ा। ये था 1848 की क्रांति। आपको तो अच्छे समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, आगे हम लोग चर्चा करते हैं। अब देखिए, अब आते हम लोग इटली के एकीकरण की बात करते हैं। ठीक है, इटली के, इसको इतना ही रहने दे, और फिर अगले थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। ठीक है, क्या हो रहा है, जो ये हमको कंठ थोड़ा फंस रहा है, जाम हो गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है इसी कारण से, तो हम इसको अगले वीडियो में देखेंगे, और इटली का एकीकरण देखेंगे। इटली का एकीकरण पूरा खत्म कर देंगे या आधा खत्म कर देंगे, और ये चैप्टर चलेगा जाएगा। आप लोग सिर्फ इतना काम कीजिए, इस चैनल को अपने दोस्तों के पास, और जो अपने रिलेशन में जो भी भाई बहन होंगे उनके पास पहुंचाने का कष्ट कीजिए, जिससे उनको भी फायदा मिले, उनको भी इतिहास लगे। कि इतिहास जो है या सोशल साइंस सब्जेक्ट, वो समझने वाला सब्जेक्ट, रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। अगर उनको कोई टीचर रटा रहे होंगे तो वो गलत तरीका, क्योंकि आगे उनको नुकसान होने वाला है। इसलिए उनको जोड़ने का प्रयास कीजिए, और उनको भी आगे बढ़ने का एक न्योता दीजिए। ठीक है, और इस चैनल को बहुत, क्योंकि आप हमसे जुड़े हैं, हम आपसे जुड़े हैं। ठीक है, गुरु और शिष्य का एक प्रेम, अटूट प्रेम होता है। तो आप मेरे बारे में सोचिए, हम आपके बारे में सोचते हैं। ठीक है, और अच्छे से दोनों आदमी मिलके और इस को पार करेंगे, इस 10वीं के एग्जाम को अच्छे तरह से देंगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।